नमस्कार। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग मार्वल को। सोचिए, 150 नॉट्स की भारी भरकम स्पीड से उड़ रहा एक कई टन भारी एयरक्राफ्ट और उसे सुरक्षित जमीन पर रोकना है। नोटिस करने वाली बात यह है कि जब प्लेन लैंड करने वाला होता है तो हवा में इसके लैंडिंग गियर के व्हील्स की स्पीड एकदम जीरो होती है। तो चलिए हवा से जमीन तक के इस थ्रिलिंग सफर की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे कंट्रोल होता है। अब सबसे पहला और ऑब्वियस सवाल दिमाग में ये आता है कि इम्पैक्ट के टाइम पर इतने भारी प्लेन के टायर्स ब्लास्ट क्यों नहीं कर जाते। मतलब लैंडिंग के टाइम एयरप्लेन की स्पीड लगभग 150 नॉट्स है, लेकिन हवा में व्हील्स तो बिल्कुल स्थिर हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एयरप्लेन को जल्दी रोकने के चक्कर में अगर पायलट ने गलती से टचडाउन से पहले ही इन व्हील्स पर ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा। जैसे ही व्हील ग्राउंड को टच करेंगे, हाई फ्रिक्शन की वजह से वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएंगे। तो इस मैसिव फिजिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस भारी मशीन को सेफली रोकने के लिए बेसिकली कई अलग अलग सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। हम आज इन 5 मेन स्टेप्स पर फोकस करेंगे: गियर डिप्लॉयमेंट और सस्पेंशन, एरोडायनामिक ब्रेकिंग, कार्बन डिस्क ब्रेक्स, एंटी स्किड सिस्टम और आखिर में थ्रस्ट रिवर्सर्स। चलिए इन्हें एक एक करके अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिस्टम से, गियर डिप्लॉयमेंट और सस्पेंशन। जब एयरप्लेन हाइट पर होता है तो हवा के ड्रैग फोर्स से बचने के लिए लैंडिंग गियर्स को विंग और बॉडी के अंदर एकदम हाइट करके रखा जाता है। फिर जब प्लेन रनवे पर पहुंचने वाला होता है उस टाइम पर फेयरिंग डोर्स ओपन होते हैं और हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स इन लैंडिंग गियर्स को डिप्लॉय करने लगते हैं। लैंडिंग के टाइम पर इन पर इतने एक्सट्रीम फोर्सेस लगते हैं कि सिर्फ साइड ब्रेसिंग के सपोर्ट से काम नहीं चलता, इन्हें अपनी जगह लॉक करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बहुत ही रोबस्ट लॉकिंग स्टेज यूज किए जाते हैं। अब टचडाउन का मोमेंट इमेजिन कीजिए। व्हील्स जीरो स्पीड से सडनली हाई स्पीड में आ जाते हैं और डायरेक्ट कई टन वजन अपने ऊपर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर यहां पर सिर्फ वजन उठाने के अलावा एक बहुत ही ब्रिलियंट सस्पेंशन का भी काम करता है, ताकि बॉडी को कोई हैवी जर्क ना लगे। इस सस्पेंशन सिस्टम को ओलियोन्यूमैटिक शॉक स्ट्रट बोलते हैं। बेसिकली इसमें ऊपर का पार्ट एक सिलेंडर होता है जो प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस से भरा होता है और नीचे एक पिस्टन होता है। इंपैक्ट के टाइम हाई फोर्स पिस्टन को ऊपर धकेलता है, जिससे ऑयल एक छोटे से ओरिफाइस के जरिए सिलेंडर में जाने लगता है। यहाँ एक खास शेप की मीटरिंग पिन होती है जो ऊपर जाते जाते ओरिफाइस को छोटा करती जाती है। इससे ऑयल का फ्लो कंट्रोल होता है और नाइट्रोजन गैस एक लिमिट में ही कंप्रेस होती है। जर्क एब्जॉर्ब होने के बाद यही नाइट्रोजन अपना प्रेशर रिलीज करती है और पिस्टन वापस अपनी जगह आ जाता है। इसी लैंडिंग गियर में एक शिमी डैम्पर भी लगा रहता है जो टचडाउन के टाइम आने वाले हाई वाइब्रेशंस को हैंडल करता है। अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे के मेन रियर गियर्स के पास होता है, इसलिए मेजॉरिटी वजन वही उठाते हैं। फ्रंट नोज गियर का वर्किंग मैकेनिज्म भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन उसमें कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक रैक एंड पिनियन सिस्टम के जरिए रनवे पर प्लेन को स्टीयर करना यानी डायरेक्शन देना होता है। तो व्हील जमीन पर आ चुके हैं। अब हमारा दूसरा फेज आता है एरोडायनामिक ब्रेकिंग। एक बार जब प्लेन रनवे पर आ जाता है तो सबसे पहला ब्रेकिंग फोर्स जो नेचुरली काम करता है वो है हाई स्पीड हवा का ड्रैग फोर्स। लेकिन ऑब्वियसली रनवे की एक लिमिटेड लेंथ होती है और सिर्फ इस एयर ड्रैग के भरोसे इतने भारी प्लेन को रोकना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इस नेचुरल ड्रैग फोर्स को और ज़्यादा बढ़ाने और आगे के मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए विंग्स पर मौजूद स्पॉयलर्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये स्पॉयलर्स बेसिकली एक्टिव पैनल्स होते हैं जो प्लेन के लिफ्ट फोर्स को पूरी तरह रिड्यूस कर देते हैं। इससे होता यह है कि एयरक्राफ्ट का पूरा भारी वजन रनवे पर नीचे की तरफ फोर्स होने लगता है और मेन लैंडिंग गियर्स पर शिफ्ट हो जाता है। अब आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल फेज, कार्बन डिस्क ब्रेक्स। स्पॉयलर्स की मदद से प्लेन अब जमीन पर मजबूती से टिक चुका है। इस पॉइंट पर जब पायलट ब्रेक पेडल प्रेस करता है तो ये फोर्स केबल्स और वाल्व से राउट होते हुए सीधा मेन रियर व्हील्स के ब्रेक पैड्स तक पहुंचता है, जहां असली मैकेनिकल ब्रेकिंग शुरू होती है। एक लैंडिंग गियर में मल्टीपल व्हील पेयर होते हैं और हर एक में हमारी कारों के डिस्क ब्रेक्स जैसा ही सिस्टम लगा होता है, बस स्केल बहुत बड़ा है। हैवी हीट जनरेट होने के वजह से यहां मल्टीपल कार्बन डिस्क्स यूज की जाती हैं। इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं: रोटर कार्बन डिस्क्स जो ड्राइव कीज पर सेट होती हैं और व्हील के साथ रोटेट करती हैं, और स्टेशनरी स्टेटर डिस्क्स जो एक्सल के साथ फिक्स रहती हैं। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हाइड्रोलिक पिस्टन्स एक प्रेशर प्लेट को पुश करते हैं, जिससे ये रोटर और स्टेटर डिस्क्स आपस में एकदम इंटरलॉक हो जाती हैं और यहीं से जनरेट होता है वो मैसिव फ्रिक्शन जो प्लेन को रोकता है। लेकिन जरा सोचिए,
क्या होगा अगर ये पावरफुल मैकेनिकल ब्रेक्स व्हील्स को बहुत जल्दी लॉक कर दें? ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। अगर जमीन छूने से पहले ब्रेक लग गए या रनवे पर प्रॉपर ग्रिप के बिना ही बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा हो गया तो टायर तुरंत ब्लास्ट कर सकते हैं और ये पूरे एयरक्राफ्ट को अनबैलेंस करके एक बड़े डिजास्टर में बदल सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए काम आता है टचडाउन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम लगातार एयरक्राफ्ट की 150 नॉट्स की स्पीड और व्हील्स की 0 स्पीड को कंपेयर करता रहता है। अगर स्पीड में 50 नॉट से ज्यादा का डिफरेंस है तो ये सिस्टम ब्रेक फोर्स को बिल्कुल हटा देता है। यानी जब तक एफ्ट, मिड और फ्रंट व्हील पेयर्स इंक्रीमेंटली टचडाउन करके अपनी रेफरेंस स्पीड तक ना पहुंच जाएं, तब तक ब्रेक्स अप्लाई ही नहीं होते। अब बात करते हैं चौथे सिस्टम की, एंटी स्किड और एंटी लॉक सिस्टम्स। मान लीजिए प्लेन सेफली रनवे पर है, लेकिन अगर मैक्सिमम ब्रेक फोर्स अप्लाई कर दिया जाए तो भी व्हील्स स्किड कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर एक व्हील को एक रोटेशन में 1 मीटर चलना चाहिए तो हैवी ब्रेकिंग में स्लिप होने की वजह से वो शायद सिर्फ 0.9 मीटर्स ही कवर कर पाए। इस स्लिप को बहुत ही बारीकी से मैनेज किया जाता है। एक्सल पर स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स मैग्नेटिक फ्लक्स का यूज करके व्हील की एग्जैक्ट रोटेशन फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। ये सारा डेटा तुरंत ब्रेक कंट्रोल यूनिट को भेजा जाता है, जो इसे मेन फ्लाइट कंट्रोल की स्पीड से कंपेयर करता है। अगर कोई भी व्हील ग्रुप के सबसे तेज व्हील से 30% से भी ज्यादा स्लो है तो एंटी लॉक सिस्टम उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। इसको ऐसे समझिए, अगर एयरक्राफ्ट 150 नॉट्स की स्पीड से चल रहा है लेकिन सेंसर बता रहा है कि व्हील सिर्फ 140 नॉट्स पर घूम रहा है, तो एंटी स्किड सिस्टम को तुरंत पता चल जाएगा कि स्किड हो रहा है। टायर को फटने से बचाने के लिए यह सिस्टम ऑटोमैटिकली ब्रेक प्रेशर को तब तक कम कर देता है जब तक व्हील और प्लेन की स्पीड मैच ना हो जाए। यह सब कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। अब क्योंकि हर एक व्हील की इंडिपेंडेंट स्पीड कैलकुलेट करना और इतने सारे वाल्व्स के जरिए प्रेशर राउट करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा जाता है। कोई रिस्क न लेते हुए एयरक्राफ्ट 3 पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम्स पर निर्भर करता है। अगर प्राइमरी नॉर्मल सिस्टम फेल हो जाए तो सेंट्रल और लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम्स इमीडिएट बैकअप के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और फाइनली हमारा 5वां और आखिरी सिस्टम, इंजन थ्रस्ट रिवर्सर्स। एयरक्राफ्ट को तेजी से और सुरक्षित तरीके से रोकने के लिए इंजन्स की उसी मैसिव फॉरवर्ड पुशिंग पावर का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे हवा में आगे बढ़ाती है। इसमें सबसे अमेजिंग बात यह है कि इंजन असल में उल्टे नहीं घूमते, बल्कि होता यह है कि इंजन के पीछे का एक आउटर केज पीछे खिसकता है और ट्रांसलेटिंग स्लीव्स को डिप्लॉय कर देता है। ये स्लीव्स पीछे की तरफ जाने वाले पावरफुल थ्रस्ट को ब्लॉक कर देती हैं और उसे साइड्स और आगे की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं। इससे एक बहुत ही भारी काउंटर फोर्स पैदा होता है जो इस मशीन को तेजी से और कंट्रोल तरीके से रोक देता है। तो सोचिए, क्या ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग नहीं है कि महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर हजारों इनविजिबल ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग डिसीजंस लिए जाते हैं सिर्फ एक फ्लाइट को सुरक्षित रोकने के लिए। अगली बार जब कोई एयरक्राफ्ट टच डाउन करे तो याद रखिएगा कि उसे रोकना सिर्फ ब्रेक पैडल दबाने का काम नहीं है। ये एरोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और सेफ्टी सिस्टम्स का एक बेहद शानदार और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड डांस है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।